नमस्कार दोस्तों। काली रात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं कुछ इमारतें सिर्फ पत्थरों और ईंटों से नहीं बनी होती। उनमें उन लोगों की कहानियां बसती है जो कभी वहां रहते थे। और अगर वे कहानियां दर्द, विश्वासघात और अंतहीन इंतजार की हों, तो वो इमारतें सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि जीवित कब्रें बन जाती हैं। ऐसी ही एक हवेली थी, देवगढ़ की हवेली। शहर से काफी दूर एक एकांत पहाड़ी पर खड़ी यह हवेली अपनी भव्यता और खौफ दोनों के लिए जानी जाती थी। लोग कहते थे कि इसके भीतर एक क्रूर और शापित साया भटकता है, जो किसी भी बाहरी शख्स को अपना शिकार बना लेता है। कई सालों से यह हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन फिर एक दिन मेरे मित्र राहुल को यह जगह रास आ गई। राहुल एक आर्किटेक्ट था जिसे पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों में खासा दिलचस्पी थी। उसने इस हवेली को खरीदने का फैसला किया, यह सोचकर कि वह इसे दोबारा से इसकी पुरानी शान लौटाएगा। हम सब ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ा रहा। यार, तुम सब अंधविश्वासी हो। ये बस पुरानी कहानियां हैं। मैं वहां जाकर साबित करूंगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, उसने हंसते हुए कहा। और फिर एक ठंडी और बरसात वाली रात हम सब, मैहुल और हमारे दो और दोस्त समीर और प्रिया, उस हवेली में पहुंचे। हवेली के बड़े लोहे के गेट पर लगा जंग अजीब सी आवाज कर रहा था, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवा में सीलन की बदबू और एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। हमारे कदमों की आहट भी उस चुप्पी को नहीं तोड़ पा रही थी। राहुल ने हमें हिम्मत बंधाई। चलो अंदर चलते हैं। मैंने कुछ लोगों को सफाई के लिए बुलाया था, पर शायद वो अभी तक आए नहीं। हम सब ने टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर कदम रखा। विशाल हॉल, जिसकी दीवारों पर लगे पेंटिंग्स धूल से ढके हुए थे, हमें घूर रहे थे। छत पर लगी चार फानुस की टूटी फूटी कड़ियां हवा में झूल रही थीं। तभी प्रिया के मुंह से चीख निकल गई। उसने देखा कि एक बड़े शीशे में उसका प्रतिबिंब साफ दिख रहा था, लेकिन उसके ठीक पीछे एक काली परछाई भी थी। हम सब ने उस तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राहुल ने इसे सिर्फ प्रिया का डर बताया और हम सब ऊपर की मंजिल पर चले गए। हवेली में मेठी से भी ज्यादा कमरे थे, जिनमें से ज्यादातर बंद पड़े थे। राहुल ने बीच वाला कमरा चुना, जो थोड़ा ठीक लग रहा था। हमने वहीं अपना सामान रखा और आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा की। जैसे ही हमने आग जलाई, कमरे का माहौल थोड़ा गर्म हुआ। हम सब आपस में बात करने लगे, लेकिन तभी हमें एक हल्की सी गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज कमरे की दीवार से आ रही थी। प्रिया और समीर तो डर के मारे कांपने लगे, लेकिन राहुल ने हमें समझाया कि यह बस हवेली की पुरानी पाइपलाइन की आवाज होगी। रात गहरा रही थी। हम सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह गुनगुनाने की आवाज और भी तेज हो गई। प्रिया के कमरे से अचानक एक चीख सुनाई दी। हम सब भागकर उसके कमरे में गए। वह बेड पर कांप रही थी और अपनी उंगलियों से एक कोने की तरफ इशारा कर रही थी। वहां वहां कुछ था। वह डरी हुई थी। एक औरत जिसके बाल खुले हुए थे और आंखें पूरी काली थीं। हम सब ने उस कोने में टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी समीर ने चिल्लाकर कहा, देखो। हमने देखा कि प्रिया के कमरे की खिड़की पर, जहां पहले धूल जमी थी, वहां किसी के नाखून से खरोंच कर एक चेहरा बनाया गया था। वह चेहरा किसी औरत का था जिसके होंठ सिए हुए थे। अब राहुल भी घबरा गया था। उसने कहा, शायद ये सब सिर्फ संयोग है। हमें यहां से सुबह होते ही निकलना होगा। हम सब ने पूरी रात जागने का फैसला किया, लेकिन हवेली ने हमें चैन से बैठने नहीं दिया। हॉल में लगे पुराने पियानो से अपने आप एक धुन बजने लगी। वह धुन बहुत ही उदास और डरावनी थी। हम सब एक दूसरे से सटकर बैठे थे। समीर ने तो एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि इस हवेली में एक जमींदार रहता था, जिसने अपनी पत्नी को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। वह हमेशा उसे कहता था कि वह किसी और से प्यार करती है। उस औरत का नाम था रंजना। जैसे ही समीर ने यह बताया, पियानो की धुन रुक गई और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। चारों तरफ घोर अंधेरा छा गया। तभी हमें एक महिला की आवाज सुनाई दी, जो धीमी और दर्द भरी थी। वह कह रही थी, तुम सब झूठ बोल रहे हो। मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया था। मेरा गुनाह सिर्फ प्यार करना था। राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी में हमें जो दिखा, उसने हमारी रूह कंपा दी। प्रिया के कमरे का दरवाजा जो बंद था, धीरे धीरे खुल रहा था, और उसके अंदर से एक सफेद साड़ी में एक औरत बाहर आ रही थी। उसकी आंखें काली थीं और उसके होंठ सच में सिए हुए थे। वह धीरे धीरे हमारे पास आने लगी। हमारी हिम्मत जवाब दे गई। हम सब भागने लगे।
लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हम सब चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे जब मैंने देखा कि समीर अचानक हवा में उठने लगा। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था और वह छटपटा रहा था। तभी प्रिया भी जमीन पर गिर पड़ी और अपने गले को पकड़कर छटपटाने लगी। ये हमें मार डालेगी। मैंने देखा कि उस औरत का साया अब राहुल की तरफ बढ़ रहा था। उसने एक पुरानी छड़ी उठाई और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया, लेकिन वह छड़ी उसके शरीर से आर पार हो गई। उस साये ने राहुल का गला पकड़ लिया। मैं पूरी तरह से डर चुका था। मैंने देखा कि पास के कमरे में एक पुराना डायरी पड़ा है। मैंने उसे उठाकर खोला। उसमें जमींदार ने लिखा था, ओपन कोट, रंजना, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें इतनी काली और गहरी हैं कि मैं उनमें डूब जाता हूं। तुम्हारी मुस्कान को मैं किसी और से बढ़ते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा के लिए शांत करने का फैसला किया है। अब तुम सिर्फ मेरी हो। अब तुम सिर्फ मेरे ख्यालों में जिंदा रहोगी। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, मुझे लगा कि यह शापित साया जमींदार का नहीं, बल्कि उसकी पत्नी रंजना का है। वह उन लोगों को शिकार बना रही थी जो उसके चेहरे और आंखों से डरते थे। मैंने राहुल को बचाना चाहा, पर वह मेरे सामने ही दम तोड़ रहा था। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, ओपन क्वोट, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत थी रंजना। तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा था और मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष थी। क्लोज क्वोट। मेरे इन शब्दों से वह साया कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी काली आंखों में मुझे अचानक उदासी और दर्द दिखाई दिया। जैसे ही वह रुकी, मैंने डायरी में लिखा हुआ एक और अंश पढ़ा। ओपन क्वोट। अगर कोई उसे प्यार और सम्मान से याद करे तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। क्लोज क्वोट। मैंने रंजना की तरफ देखकर कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। हम तुम्हारी कहानी दुनिया को बताएंगे। बस तुम हमें माफ कर दो और हमें जाने दो। क्लोज क्वोट। मेरे इतना कहते ही वह साया धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह शांति का सन्नाटा था, डर का नहीं। हम उस रात किसी तरह हवेली से बाहर निकले, लेकिन उस रात की यादें हमारे जहन से कभी नहीं जा पाईं। हमने राहुल, समीर और प्रिया को खो दिया था। बाद में मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर रंजना की कहानी सबके सामने रखी। हमने उस हवेली को एक संग्रहालय बना दिया जहां आज भी लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी कहानी सुनने के लिए, क्योंकि अब वह सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी की जीवित गवाह है जो हमेशा अपनी आखिरी सांस तक न्याय के लिए इंतजार करती रही।